नमस्कार दोस्तों एवं प्यारे विद्यार्थियों, मैं पोखरराम बामणिया आप सभी का मेरे YouTube चैनल बामणिया बायोलॉजी एंड न्यूज़ पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। हम डिस्कस कर रहे थे मानव स्वास्थ्य एवं रोग, उसमें हम आज डिस्कस करेंगे प्रतिरक्षी की संरचना। किसकी संरचना? प्रतिरक्षी की संरचना। प्रतिरक्षी जिसे अंग्रेजी में एंटीबॉडी कहा जाता है, इसकी संरचना। तो सर्वप्रथम आपको ध्यान रखना है कि जो प्रतिरक्षी है इसकी संरचना वाई आकार की होती है। कैसी होती है? वाई आकार की होती है और इसमें 4 श्रृंखलाएं होती है। कितनी श्रृंखलाएं होती है? 4 श्रृंखलाएं होती है। 2 श्रृंखलाएं बड़ी होती है और 2 श्रृंखलाएं छोटी होती है। जो श्रृंखलाएं बड़ी होती है इनको हम भारी श्रृंखलाएं भी कह सकते हैं और जो श्रृंखलाएं छोटी होती है उनको हल्की श्रृंखलाएं भी कहा जाता है। अब जो 2 बड़ी श्रृंखलाएं होती है इसलिए इसको H2 कह सकते हैं। 2 हल्की या लाइट होती है इसलिए L2 कह सकते हैं। इसलिए जो एंटीबॉडी है उसको H2L2 के रूप में भी लिखा जा सकता है। तो ये संरचना है एंटीबॉडी की। इसमें एक ये बड़े वाली श्रृंखला है, ये भारी वाली श्रृंखला है और ये हल्के वाली श्रृंखला है। इसको हम ऐसे कह सकते हैं, ये कौन सी श्रृंखला है? H, ये भी H। ये कौन सी है? L वाली श्रृंखला है, ये L वाली श्रृंखला है। अब देखिए, जो छोटी या हल्की श्रृंखला है उसमें 220 अमीनो अम्ल पाए जाते हैं और जो बड़ी या भारी श्रृंखला है उसमें 440 अमीनो अम्ल पाए जाते हैं। इस तरह से ये जो एंटीबॉडी है इसका निर्माण लसीकाणुओं के द्वारा किया जाता है और ये जो एंटीबॉडी है ये प्रोटीन से ही निर्मित होती है। अब प्रोटीन से निर्मित होती है इसका मतलब इसमें पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं पाई जाती है। तो जो पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं होती है वो हम ऐसे कह सकते हैं कि 4 इसमें पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं पाई जाती है। 4 में से 2 भारी होती है और 2 हल्की होती है। जो भारी होती है उसको H2 कहा जाता है और जो हल्की होती है उसको L2 कहा जाता है। इस तरह से ये भारी श्रृंखलाएं 2 और ये 2 है वो हल्की श्रृंखलाएं हैं। अब इनमें ये श्रृंखलाएं आपस में जुड़ी रहती है। दोनों भारी श्रृंखलाएं हैं वो डाइसल्फाइड बंध के द्वारा जुड़ी रहती है। दोनों के बीच में वो डाइसल्फाइड बंध पाया जाता है। और पेप्टाइड श्रृंखला के अंदर हमें पता है एक सिरा नाइट्रोजन सिरा होता है, दूसरा कार्बन सिरा होता है। तो नाइट्रोजन व कार्बन सिरे भी इसमें पाए जाते हैं। जैसे एक ये श्रृंखला है तो इस श्रृंखला के अंदर ये नाइट्रोजन सिरा है, ये कार्बन सिरा है। दूसरी ये श्रृंखला है तो ये नाइट्रोजन सिरा है और ये कार्बन सिरा होता है या पाया जाता है। अब जो प्रतिरक्षी है इनको इम्यूनोग्लोबुलिन कहा जाता है। इम्यूनोग्लोबुलिन कहा जाता है। यदि हम रुधिर प्लाज्मा की बात करें तो उस प्लाज्मा के अंदर जो विभिन्न प्रकार की प्रोटीन पाई जाती है उसमें ये भी पाया जाता है। शॉर्ट में इसको IG से लिखा जाता है, इम्यूनोग्लोबुलिन। अब ये 5 प्रकार के होते हैं, IgA, IgD, IgE, IgM और IgG। 5 प्रकार के प्रतिरक्षी पाए जाते हैं। इसमें से IgA ये कोलेस्ट्रम में पाया जाता है। जब बच्चे का विकास होता है उस समय बच्चा है वो माता के गर्भ के अंदर रहता है और जैसे ही बच्चे का जन्म होता है, जन्म होने के बाद माता के द्वारा जो दुग्ध पिलाया जाता है, जो दूध पिलाया जाता है, दूध है, उसको प्रथम दूध को ही कोलेस्ट्रम कहा जाता है और उसके अंदर यह है वो एंटीबॉडी पाया जाता है। इसके अलावा IgG ये है वो अपरा के द्वारा यह प्रतिरक्षी है वो माता के द्वारा उस भ्रूण को उपलब्ध करवाया जाता है। तो ये जो दोनों प्रतिरक्षी है ये माता के द्वारा उस बच्चे में ट्रांसफ़र किए जाते हैं। अब इसमें जो प्रतिजन है, प्रतिजन यदि हम एंटीजन या प्रतिजन की परिभाषा की बात करें तो ऐसे रासायनिक पदार्थ जो हमारे शरीर के अंदर प्रवेश करने के बाद एंटीबॉडी निर्माण की क्रिया को प्रेरित करे उनको क्या कहेंगे? प्रतिजन या एंटीजन कहा जाएगा। जो भी रसायन हो, पदार्थ हो, प्रोटीन हो, कुछ भी हो, हमारे शरीर के अंदर प्रवेश करने के बाद यदि वो एंटीबॉडी निर्माण को प्रेरित करे तो उसे प्रतिजन या एंटीजन कहा जाएगा। जो लिम्फोसाइट है, लिम्फोसाइट का निर्माण अस्थि मज्जा के अंदर होता है और लिम्फोसाइट या लसीकाणु 2 प्रकार के होते हैं, B लसीकाणु और T लसीकाणु। तो B और T ये जो 2 लसीकाणु है इन दोनों का निर्माण है वो अस्थि मज्जा के अंदर होता है और जो B लसीकाणु है इनका निर्माण भी अस्थि मज्जा के अंदर होता है और इनका जो परिपक्वन होता है वो भी अस्थि मज्जा के अंदर होता है। लेकिन जो T लसीकाणु हैं इनका निर्माण तो अस्थि मज्जा के अंदर होता है लेकिन इनके यदि परिपक्वन की बात करें तो इनका जो परिपक्वन है वो थाइमस ग्रंथि के अंदर होता है। तो इस तरह से एक जो एंटीबॉडी है या प्रतिरक्षी है हमारे शरीर के लिए
रोगों से रक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट संरचना होती है, जिसका निर्माण है वो लसीकाणु के द्वारा या लिम्फोसाइट के द्वारा किया जाता है। और इसी लिम्फोसाइट का निर्माण है वो अस्थि मज्जा के द्वारा किया जाता है। हम ये कह सकते हैं कि रुधिर का निर्माण है वो अस्थि मज्जा के द्वारा ही किया जाता है। और ये लसीकाणु है, ये हमारे रुधिर का ही एक पार्ट है। और रुधिर के जो 3 भाग होते हैं, RBC, WBC और जो प्लेटलेट्स हैं, प्लेटलेट्स जो WBC है उसी का पार्ट होती है लसीकाणु। इस तरह से हमने डिस्कस किया एंटीबॉडी के बारे में। अब हम बात करेंगे स्वप्रतिरक्षी रोग। स्वप्रतिरक्षी रोग में क्या होगा, जब हमारा शरीर अपने ही शरीर की जो दूसरी कोशिकाएं हैं उनके प्रति किसका निर्माण करता है, एंटीबॉडी का निर्माण करता है और उन कोशिकाओं को नष्ट कर देता है। उदाहरण के लिए थायराइड ग्रंथि के अंदर यदि कोशिकाएं नष्ट होती है तो इसको हाशिमोटो का रोग कहा जाता है और इसे थायराइड की आत्महत्या भी कहा जाता है। RBC के अंदर तो उसको हम कहेंगे क्रोनिक एनीमिया। पेशी कोशिका के अंदर या पेशी कोशिकाओं में जो स्वप्रतिरक्षा रोग है उसको कहा जाता है माइस्थीनिया ग्रेविस, माइस्थीनिया ग्रेविस। इस तरह से ये जो जितने भी रोग है ये स्वप्रतिरक्षा रोग है। इसमें क्या होगा, उस शरीर के अंदर की जो कोशिकाएं हैं वो प्रतिरक्षियों के द्वारा नष्ट कर दी जाती है। अब हम बात करेंगे प्रतिरक्षी का निर्माण। प्रतिरक्षी का निर्माण कहाँ पर हो रहा है, उस आधार पर प्रतिरक्षा है वो 2 प्रकार की होती है। प्रतिरक्षी का निर्माण जीव के शरीर के अंदर हो रहा है या बाहर हो रहा है, इस आधार पे प्रतिरक्षा 2 प्रकार की होती है। एक तो है सक्रिय और दूसरी है निष्क्रिय। निष्क्रिय प्रतिरक्षा में बाहर से बने बनाए प्रतिरक्षी है वो प्रवेश करवाए जाते हैं। इसका मतलब प्रतिरक्षी का निर्माण उस जीव के शरीर से बाहर होता है। और इसमें उदाहरण है जैसे माता के शरीर के अंदर यदि प्रतिरक्षी का निर्माण हो और वो प्रतिरक्षी यदि भ्रूण में ट्रांसफर हो जाए तो वो निष्क्रिय प्रतिरक्षा के अंदर आएंगे। मतलब क्या हुआ कि प्रतिरक्षी का निर्माण कहाँ हुआ, माता के शरीर में, और माता के शरीर में निर्माण होने के बाद में वो भ्रूण के अंदर ट्रांसफर हुए हैं। जैसे देखो दूध जो प्रथम स्तन्य होता है, प्रसव के बाद में जो प्रथम स्तन्य होता है जिसको कोलोस्टम कहा जाता है, उसके अंदर प्रतिरक्षी होता है IgA। और अपरा जो अपरा है, अपरा के अंदर जो प्रतिरक्षी होता है वो है IgG। इस तरह से ये जो 2 प्रतिरक्षी है IgA और IgG ये माता के द्वारा उस बच्चे के शरीर में ट्रांसफर किए जाते हैं, जो कि निष्क्रिय प्रतिरक्षा का उदाहरण है। अब सक्रिय प्रतिरक्षा की बात करें तो सक्रिय में क्या होगा, बाहर से कोई रोगाणु प्रवेश करता है या करवाया जाता है। ये रोगाणु हो सकता है, जीवित हो सकता है, मृत हो सकता है, या उस रोगाणु का कोई आविष पदार्थ हो सकता है, प्रोटीन हो सकता है। ये जो भी हम पदार्थ काम में लेंगे ये सभी पदार्थ है वो प्रतिजन कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, प्रतिजन, जिसे एंटीजन कहा जाता है। जैसे ये हमारे शरीर के अंदर प्रवेश करेंगे हमारे शरीर के अंदर प्रतिरक्षियों का निर्माण होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि जो सक्रिय प्रतिरक्षा है इसके अंदर प्रतिरक्षियों का निर्माण कहाँ पर होगा, हमारे शरीर के अंदर होता है। जबकि निष्क्रिय प्रतिरक्षा में प्रतिरक्षियों का निर्माण है वो शरीर से बाहर होता है। ये दोनों मेन इसमें अंतर है। अब यदि हम सक्रिय प्रतिरक्षा की बात करें तो ये जो सिद्धांत है इस सिद्धांत के आधार पर टीकों का निर्माण किया जाता है। किसका निर्माण किया जाता है, टीकों का निर्माण किया जाता है। और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, टीकाकरण। सर्वप्रथम एडवर्ड जेनर ने वो चेचक का टीका बनाया था। चेचक के टीके का निर्माण किया, इस वजह से इसको है वो प्रतिरक्षा का जनक कहा जाता है। एडवर्ड जेनर को है वो प्रतिरक्षा का जनक कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि सबसे पहले इन्होंने है वो चेचक का आविष्कार किया था, इस वजह से इसे प्रतिरक्षा का जनक कहा जाता है। अब टीकाकरण के बारे में बात करें तो जो भी टीका होगा, टीके में क्या होगा, प्रतिजनों का ऐसा एक घोल होगा जो इंजेक्शन के द्वारा उसके शरीर में प्रवेश करवाया जाता है। प्रतिजनों का ऐसा घोल जो उस जीव के शरीर के अंदर प्रवेश करवाया जाता है और उसके बाद में किसका निर्माण हो, प्रतिरक्षी का निर्माण होता है। इसी प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, टीकाकरण। यदि सिंपल टीकाकरण के बारे में पूछा जाए टीकाकरण क्या है, तो टीकाकरण में क्या होगा, प्रतिजनों का ऐसा घोल इंजेक्शन के द्वारा हमारे शरीर में प्रवेश करवाया जाता है जिससे किसका निर्माण होता है, प्रतिरक्षियों का निर्माण होता है। और जब प्रतिरक्षियों का निर्माण होगा तो वो प्रतिरक्षी क्या करेंगे, जो रोगाणु हमारे शरीर के अंदर है उसको नष्ट करने का कार्य करेंगे। अब टीके भी कई प्रकार के होते हैं, जैसे कुछ ऐसे टीके होते हैं जिसमें मृत रोगाणु प्रवेश करवाए जाते हैं, कुछ ऐसे टीके होते हैं जिसमें
जीवित रोगाणु प्रवेश करवाए जाते हैं और कुछ ऐसे टीके होते हैं जिसमें रोगाणु का आविष पदार्थ या जो रोगाणु के अंदर बनने वाला आविष पदार्थ जो रसायन है उसको भी उस टीके के द्वारा प्रवेश करवाया जाता है। जैसे ही ये पदार्थ हमारे शरीर के अंदर डाले जाएंगे, हमारा शरीर क्या करेगा, ये सभी प्रतिजन है, इनके खिलाफ क्या करेगा, प्रतिरक्षी का निर्माण करेगा। तो टीके के द्वारा तो कुछ मात्रा में इसका प्रवेश करवाया जाता है और इस दौरान है वो एंटीबॉडी हमारे शरीर के अंदर बन जाती है। दूसरी बार जब हकीकत में या ओरिजिनल में जब ये रोगाणु हमारे शरीर के अंदर प्रवेश करता है तो हमारे शरीर के अंदर जो प्रतिरक्षियों का निर्माण पहले से ही हो चुका है वे प्रतिरक्षी उस प्रतिजन को नष्ट कर देते हैं और हम है वो रोगग्रस्त नहीं होते। इसमें जैसे अलग अलग बीमारियों के अलग अलग टीके, जैसे मान लो टिटनस का, डिप्थीरिया का, कुकुर खांसी का, सभी जो बीमारी है सबके लिए अलग अलग टीके है वो लगाए जाते हैं। जैसे कोरोना है, हर एक बीमारी का अलग टीका है वो तैयार किया जाता है। बात करते हैं एलर्जी के बारे में। एलर्जी में क्या होगा, पर्यावरण के अंदर जो प्रतिजन है इसके प्रति हमारे शरीर में संवेदनशीलता अधिक हो जाती है, इसी को एलर्जी कहा जाता है। पर्यावरण के अंदर जो प्रतिजन है उसके प्रति हमारा शरीर है वो अधिक संवेदनशीलता दर्शाता है, इसी को एलर्जी कहा जाता है। और ऐसे कारक जो एलर्जी को प्रेरित करें क्या कहलाते हैं, एलर्जन कहलाते हैं। ऐसे कारक, ऐसे फैक्टर जो एलर्जी को प्रेरित करते हैं, उसको बढ़ाते हैं या एलर्जी को उत्पन्न करते हैं, उनको एलर्जन कहा जाता है। जैसे धूल के कण हो सकते हैं, परागकण है, प्राणी लघुशल्क है, डेंड्रफ है, मांस, अंडे, मछली, पुष्प, फल, मकरंद, दूध, पनीर, कार्बन कण आदि कुछ भी हो सकते हैं। सभी कोई जरूरी नहीं है, अलग अलग व्यक्तियों में अलग अलग प्रकार के एलर्जन होते हैं। अब इसके लक्षण क्या है, इसके लक्षण में सबसे पहले नाक का बहना, छींके आना, सांस लेने में दिक्कत होना, आंखें हैं वो पीले रंग की हो जाती है, मतलब पनीली आंखें हो जाती है। इसमें जो प्रतिरक्षी का निर्माण होता है उसका नाम है IgE, बहुत इंपॉर्टेंट। IgE एलर्जी के दौरान कौन सा प्रतिरक्षी बनता है, IgE। और मास्ट कोशिकाओं के अंदर दो रसायन है, हिस्टामिन और सेरोटोनिन, इनके स्त्रवण से एलर्जी नामक रोग होता है। तो ध्यान रखना है, प्रतिरक्षी कौन सा है, IgE, और रसायन कौन से हैं, हिस्टामिन और सेरोटोनिन। और कहाँ से स्त्रवित होते हैं, मास्ट कोशिकाओं के द्वारा स्त्रवित होते हैं। बचाव कैसे कर सकते हैं, बचाव में ये जो एलर्जन पदार्थ है, जो एलर्जी को बढ़ाने वाले पदार्थ हैं, इनसे क्या करें, हम दूर रहें और एंटी एलर्जन टीकों का प्रयोग करके हम इस एलर्जी से बच सकते हैं। विभिन्न प्रकार के लसिका भंग, जिसमें लसिका अणुओं का निर्माण होता है, उनका परिपक्वन होता है। तो लसिका भंग दो प्रकार के होते हैं, प्राथमिक और द्वितीय। लसिका भंग दो प्रकार के, प्राथमिक और द्वितीय। तो प्राथमिक में क्या होगा, इनका निर्माण होगा और परिपक्वन होगा। और द्वितीय जो लसिका भंग है इसमें क्या होगा, परिपक्वन के बाद लसिकाणु है वो इसमें ट्रांसफर कर दिए जाएंगे और यहाँ पर क्या होगा, लसिकाणुओं के द्वारा प्रतिरक्षी का निर्माण किया जाएगा। और प्रतिरक्षी का निर्माण करने के बाद ये जो द्वितीयक अंग है, इन्हीं में प्रतिजनों से इनका मुकाबला होगा या प्रतिजनों को नष्ट करने का कार्य है वो द्वितीयक लसिका भंगों के अंदर किया जाएगा। अब जो प्राथमिक लसिका भंग है ये दो है, अस्थि मज्जा और थाइमस। अस्थि मज्जा के अंदर बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट, इन दोनों का क्या होता है, निर्माण होता है। लेकिन जो थाइमस है, थाइमस जो ग्रंथि है, इसमें क्या होगा, टी लसिकाणुओं का परिपक्वन होगा। इसलिए टी लसिकाणुओं का प्रशिक्षण केंद्र भी किसको कहा जाता है, थाइमस ग्रंथि को कहा जाता है। यह थाइमस ग्रंथि हृदय के पास में, उरोस्थि के पास में, हृदय के पास में स्थित होती है। ये पालीवत रचना होती है और आकार इसका शुरुआत में तो बड़ा होता है, लेकिन जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है वैसे वैसे इसका आकार है वो घटता जाता है। यौवनावस्था में इसका आकार बहुत ही छोटा हो जाता है। अब जो अस्थि मज्जा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बी लसिकाणु और टी लसिकाणु का निर्माण भी यहाँ होता है और जो बी लसिकाणु है उसका परिपक्वन भी अस्थि मज्जा के अंदर होता है। और हमने कल बात की थी, जो बी लसिकाणु है इसका काम क्या है, प्रतिरक्षी का निर्माण करना। ये तो प्रतिरक्षी का निर्माण करेगी, मतलब इंपॉर्टेंट कार्य किसका है, बी लसिकाणु का है। तो टी लसिकाणु क्या करेगी, ये इसमें हेल्प करने का कार्य करती है। टी लसिकाणु प्रतिरक्षी के निर्माण में क्या करेगी, हेल्प करेगी।
अब जो द्वितीय लसिकाभ अंग है इसके अंदर आती है लसिका ग्रंथियां, टॉन्सिल्स जो गले में पाए जाती हैं, पैर पेचे जो शुद्धांत्र में पाए जाते हैं, और आता है प्लिया। प्लिया एक सेम के बीज के आकार की संरचना होती है, इसे आरबीसी का कब्रिस्तान भी कहा जाता है, और इसके अंदर मैक्रोफेज है, मोनोसाइट है और लसीकाणु है, इनका भंडार रहता है। इसके अलावा हमारे शरीर के अंदर जो प्रमुख पथ है, जैसे श्वसन है, पाचन है, जनन मूत्र पथ है, ये जो ट्रैक है इसके अंदर की ओर जो लेयर होती है इसमें लसिकाभ ऊतक पाया जाता है, और उस ऊतक को माल्ट कहा जाता है। क्या कहते हैं? माल्ट, MALT, म्यूकोसल एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू इसको कहा जाता है। परीक्षा में माल्ट की फुल फॉर्म पूछी जा सकती है, और हमारे शरीर के अंदर जितना भी लसिकाभ ऊतक है उसका 50% जो है 50% है वो माल्ट के रूप में पाया जाता है। तो ये हुए लसिकाभ अंग।